नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। 8:10 का वक्त और आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। इस शो में आगे दिखाएंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ल्ड लीडर के साथ केमिस्ट्री एक नई हिस्ट्री रचने जा रही है। आपको दिखाएंगे कि मुलायम सिंह यादव की परंपरागत सीट मैनपुरी में घर के भेदी से कौन घबरा रहा है, और यह भी दिखाएंगे खास तहकीकात जिसमें आपको बताएंगे कि 35 टुकड़ों की ब्रेन मैपिंग, ऐसी दास्तान जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन इससे पहले आपको याद दिला दें, आज हमने आपसे ट्विटर पर सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी की वर्ल्ड लीडर से केमिस्ट्री क्या यूक्रेन जंग का समाधान निकालने में मददगार होगी? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। ट्विटर पर आपसे यह सवाल हमने इसलिए पूछा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पीस मिशन की गूंज आज G20 के शिखर सम्मेलन में सुनाई दी है। और G20 से जो बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान जो सलाह दी थी कि यह समय युद्ध का नहीं, उसे G20 के शिखर सम्मेलन के मसौदे में शामिल करने पर सहमति बन गई है। तो एक बड़ी कूटनीतिक जीत भारत के लिए। G20 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की सलाह को हूबहू ड्राफ्ट का हिस्सा बना लिया है, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पीएम मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने एससीओ सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को खरी खरी कहने का साहस दिखाया था। याद कीजिए, उसकी चर्चा तब भी हुई थी पूरी दुनिया में। अब प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन को दी गई सलाह पर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने एक बड़े मंच से सहमति जता दी। तो सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का यह पीस मिशन निकालेगा यूक्रेन युद्ध का सॉल्यूशन? समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को उमंग से भरा है। हम सुख दुख के साथ ही हैं। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। सुबह G20 में, शाम को भारतीय समुदाय के बीच इंडोनेशिया के बाली में पीएम मोदी ने हर मंच पर भारत के सामर्थ्य और भारत की ताकत का एहसास कराया। लेकिन आज की सबसे पावरफुल तस्वीर ये रही। जब मंच बढ़ा तो बड़ी शख्सियत कैसे अपनी छाप छोड़ती हैं, वो इन तस्वीरों में दर्ज है। इन तस्वीरों में दर्ज है कि सुपर पावर का रुतबा रखने वाले मुल्क भी भारत के प्रधानमंत्री को गौर से सुनते हैं। ये तस्वीर सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात की नहीं, ये तस्वीर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के बढ़ते कद का साक्षात प्रमाण है। इंडोनेशिया के बाली में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बैठक यानी G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत दुनिया के कई बड़े नेता पहुंचे हैं। लेकिन इस बैठक से निकली तस्वीरें ये बताती हैं कि फिलहाल स्पॉटलाइट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बात पर है। इसकी एक बड़ी वजह तो ये भी है कि भारत अगले साल G20 की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। लेकिन दूसरा एक बड़ा कारण ये भी है कि फिलहाल खेमों में बटी दुनिया के बीच भारत से हर कोई बात करना चाहता है और भारत की राय अहमियत रखती है। दुनिया के जिस शख्स से मिलने के लिए कई मुल्कों के नेता लंबा इंतजार करते हैं, वो जो बाइडेन पीएम मोदी का हाथ थामे मंच पर खड़े थे। और सिर्फ खड़े ही नहीं थे, बाकायदा पूरे अटेंशन से मोदी की हर बात सुन भी रहे थे। सुन रहे थे कि दुनिया के सामने खड़े संकट पर भारत के प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं। और न सिर्फ सुन रहे थे, मोदी की राय से अपनी सहमति भी जाहिर कर रहे थे। और पीएम मोदी का अंदाज भी देखिए कि जिन बाइडेन के सामने अच्छे अच्छे नेताओं के पसीने छूट जाते हैं, उनके सामने पीएम मोदी का अंदाज कैसा था, कितना प्रभावशाली, कितना असरदार। पीएम के इस अंदाज के बाइडेन ऐसे मुरीद हुए कि जब मोदी ने अपनी बात खत्म की तो वो खुद को रोक नहीं पाए। एक करीबी दोस्त की तरह पीएम मोदी की पीठ पर थपकी लगाई, मुस्कुराए और गर्मजोशी से हाथ मिलाया।
इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तस्वीरों और बॉडी लैंग्वेज की खासी अहमियत होती है और इनके सहारे संबंधों के मायने पढ़ने की कोशिश भी की जाती है। ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि G20 के शिखर सम्मेलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकातों और बातचीत की जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत कुछ बयां करती हैं। ये बताती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कद के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बात करते हैं और साथ ही ये दिखाता है कि अमेरिका भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर न केवल भारत के साथ बात करता है बल्कि उसकी राय को बेहद अहमियत भी देता है और उसकी बात मानता है। जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन बात करते रहे, क्या कुछ बात हुई होगी? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में बातचीत तो हुई होगी उनकी और आपने भी देखा है कि बल्कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत एक गर्मजोशी की एक वक्त था। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप जितने भी बड़े वैश्विक समस्या हैं इस वक्त पूरी विश्व में, उन सब बातों पर अमेरिका और इंडिया एक साथ काम कर रहे हैं इस वक्त। सेशन से पहले मोदी बाइडेन के वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पास से भी गुजरे। उन्होंने पहले पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखा, फिर बाइडेन से बातचीत करते हुए मैक्रों आगे बढ़ गए। इतने में पीएम ने मैक्रों को देखा, उन्हें आवाज दी तो मैक्रों ठिठक गए, वापस लौटे, फिर मोदी से हाथ मिलाया। ये रुतबा, ये ताकत सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री की ही हो सकती है। इस मेल मुलाकात के बाद जब सेशन की शुरुआत हुई तो वहां भी पीएम मोदी और बाइडेन की करीबी साफ दिखी। सत्र के दौरान भी जो तस्वीरें यहां देखने को मिल रही हैं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के अंदर, जो कि कॉन्फ्रेंस हॉल से आ रही हैं जहां ये बैठक चल रही है, वो तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से सत्र के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन कई बार अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए, बातचीत करते हुए नजर आए। जब बैठक के लिए दुनिया के ताकतवर नेता हॉल में पहुंचे तो सामने सबसे बड़ा सवाल था, कैसे जंग की आग में झुलसती दुनिया को राहत मिले। इस यक्ष प्रश्न का जवाब भी पीएम मोदी ने दिया। बैठक में पीएम ने कहा, यूक्रेन को लेकर सीज फायर और कूटनीति के रास्ते पर लौटना चाहिए। नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। खाद और खाद्यान्न दोनों की सप्लाई को स्थिर और सुनिश्चित बनाए रखने के लिए मजबूत समझौता होना चाहिए। यानी पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अमेरिका और रूस दोनों को बातचीत की मेज पर आना होगा। दोनों देशों को दुनिया की शांति के लिए पहल करनी होगी। आने वाले समय में अगले एक साल के दौरान इकोनॉमिक एजेंडा या G20 के एंगेजमेंट में दोनों नेता किस तरीके से क्लोजली काम करते नजर आएंगे? बहुत क्लोजली मेरे ख्याल में मैं कह सकता हूँ कि हम काम करेंगे, क्योंकि जो आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे कि ये G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया तक जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि हमने बहुत ही करीब से काम करना है अगले साल में। इससे पहले पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी दो टूक कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत से होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। पीएम नरेंद्र मोदी के इसी साफगोई से अमेरिका को उम्मीद है। ऐसी संभावना है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में पीएम मोदी मॉस्को जा सकते हैं। ऐसे में अमेरिका को उम्मीद है कि भारत यूक्रेन के मुद्दे पर बड़ी भूमिका निभा सकता है। पुतिन पीएम मोदी को आइस ब्रेकर कह चुके हैं। यानी अमेरिका और रूस दोनों की नजर भारत की पहल पर है। दोनों देशों को इंतजार है कि दुनिया में शांति के लिए पीएम मोदी का अगला कदम क्या होगा। इन उम्मीदों के बीच G20 सेशन के बाद पीएम मोदी इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे, जहां पीएम मोदी का वो अंदाज दिखा जो उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाता है। तो बाली में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। इधर घरेलू राजनीति की बात करें तो यूपी के मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत की लड़ाई में एक अहम ट्विस्ट आया है। जिन नेता ने कभी मुलायम की छत्र छाया में राजनीति की ABCD सीखी, आज वही नेता मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ ताल ठोकने उतरे हैं, वो भी बीजेपी के टिकट पर। और अहम बात यह कि वो कैंडिडेट शिवपाल यादव के करीबी रहे हैं। आप देखिए संवाददाता संजय त्रिपाठी की यह खास रिपोर्ट। ये चुनाव मैनपुरी का उन परिस्थितियों में होने जा रहा है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है, कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। नेताजी के नाम पर
इस चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके जनता भेजेगी। अखिलेश डिंपल को उम्मीद है कि उनके साथ जुड़ा मुलायम सिंह यादव का नाम मैनपुरी उपचुनाव में वोटों का छप्पर फाड़ कर देगा। लेकिन अब बीजेपी के एक गांव ने मैनपुरी के महासंग्राम में ट्विस्ट ला दिया है। मैनपुरी में मुलायम सिंह की बहू वर्सेस शिष्य, डिंपल यादव के सामने अपनों का चैलेंज। तो क्या घर का भेदी ढहाएगा मैनपुरी? मैनपुरी उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान करके बीजेपी ने ट्रम्प कार्ड चल दिया है। रघुराज सिंह शाक्य अब मैनपुरी में डिंपल यादव को चुनौती देंगे। रघुराज सिंह शाक्य समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता हैं। वो 2 बार इटावा के सांसद रह चुके हैं। 2012 में वो एसपी के टिकट पर इटावा सदर से विधायक थे। फरवरी 2022 में रघुराज शाक्य ने बीजेपी ज्वाइन की। समाजवादी पार्टी के नेताओं का बीजेपी में आना और जाना आज की राजनीति में कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। रघुराज सिंह शाक्य के साथ जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि शिवपाल सिंह यादव के वे बेहद करीबी हैं। अखिलेश से नाराज होकर जब शिवपाल ने नई पार्टी बनाई थी तो रघुराज उनके साथ चले गए और पार्टी के उपाध्यक्ष बने। अब रघुराज शाक्य को मैदान में उतारकर बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश में है। मैनपुरी का जाति समीकरण, रघुराज सिंह शाक्य का लोकल कार्ड, शिवपाल सिंह से करीबी और चुनाव लड़ने का अनुभव। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा, दुखद रहा कि नेताजी का निधन हो गया और मैनपुरी सीट रिक्त हो गई। मैनपुरी सीट परंपरागत तरीके से भाजपा की ही है और इस उपचुनाव के साथ वहाँ कमल खिलेगा और फिर आने वाले समय में निरंतर कमल खिलता रहेगा। तो आदरणीय मुलायम सिंह जी के नाम पर वोट केवल उनको क्यों मिलेगा, भाजपा को भी मिलेगा। क्या कोई मुलायम सिंह जी के प्रति हमारा बैर भाव नहीं था? मैनपुरी में यादवों के बाद सबसे ज्यादा शाक्य वोट हैं। रघुराज सिंह शाक्य को उतारकर बीजेपी की नजर उन्हीं वोटों पर है। रघुराज सिंह जसवंत नगर के रहने वाले हैं जो मैनपुरी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और सबसे बड़ी वजह शिवपाल से उनकी करीबी है। जाहिर है अखिलेश से नाराज शिवपाल अपने खासमखास साथी की मदद कर सकते हैं। अब बड़ा संदेश तो ये है, जो प्रत्याशी है वो प्रसपा का ही नेता है। भाई वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी के मालिक हैं। अब वो मर्जी है, चाहे बीजेपी को सपोर्ट कराएं और चाहे सपा को सपोर्ट करें। हमसे पूछ के तो करेंगे नहीं, उनके दिल की बात तो हम बता नहीं सकते। शिवपाल सिंह यादव ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुलायम के गढ़ में शिवपाल फैक्टर कितना काम करेगा। दरअसल इसी गणित को बिठाकर बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। 2022 विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की 5 में से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। बीजेपी के खाते में मैनपुरी और भोगांव विधानसभा सीट आई थी, जबकि करहल, जसवंत नगर और कृष्णी सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। यानी अगर एक विधानसभा सीट के वोट इधर से उधर हुए तो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट खतरे में पड़ सकती है। 2019 लोकसभा चुनाव मुलायम सिंह यादव 96,000 वोटों से जीते थे। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी से लीड ली थी। सिर्फ भोगांव विधानसभा में बीजेपी को मुलायम से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि मैनपुरी में मुलायम सिंह 6,000 से कुछ ज़्यादा वोटों से आगे थे। ये वो वक्त था जब शिवपाल एसपी छोड़कर फिरोजाबाद से चुनाव लड़ रहे थे। ये नेताजी की बहुत बड़ी पर्सनालिटी, अच्छा लड़ रहा था वहाँ से, फिरोजाबाद वहाँ थे, सारे लोग थे। यहाँ जो लोग चुनाव देखा करते थे वो संयोग कैसा कुछ था कि वो लोग फिरोजाबाद में अच्छे के हराने के लिए लगे हुए थे, नेताजी को छोड़ गए ऐसे ही। ये हम लोग जानते नहीं थे नेताजी, वरना नेताजी कई लाख वोट से जीतते चुनाव। वो जिन पे जिम्मेदारी थी, दे डिसीव्ड नेताजी। शिवपाल की बगावत का असर मुलायम के मार्जिन पर भी पड़ा था। ये बात खुद राम गोपाल यादव मान रहे हैं और अब तो मुलायम वाला जोड़ भी यादव परिवार में नहीं है। ऐसे में शिवपाल को मनाने के लिए परिवार जोर लगा रहा है। पूरा परिवार एक है और एक रहेगा। हाँ, एक ही रहेगा।
शिवपाल को पीछ के उम्मीदवार बनाए गए। शिवपाल से कल नॉमिनेशन के लिए भी कहा गया। सब साथ हैं। हाँ, शिवपाल की पत्नी वे साथ थी, लड़का साथ था और उनका थोड़ा सांस गड़बड़ हो गया, वो चुनाव में आ जाएंगे एकदम। हाँ, लखनऊ में तबीयत खराब थी। डिंपल के नामांकन में शिवपाल का न आना संकेत है कि वो कोई न कोई खिचड़ी जरूर पका रहे हैं और अब इस खिचड़ी में बीजेपी ने रघुराज वाला तड़का भी मार दिया है। अब चैलेंज अखिलेश के सामने है कि वो अपनों से लड़कर क्या अपनी पत्नी की चुनावी नैया पार लगा पाएंगे, क्योंकि डिंपल की हार यानी सीधे अखिलेश के नेतृत्व पर सवाल। संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो ये मैनपुरी की लड़ाई का नया सीन है, लेकिन आजम खान के गढ़ रामपुर के उपचुनाव में भी दिलचस्प तस्वीर बन रही है। जिस शख्स ने कानूनी लड़ाई के जरिए आजम खान की राजनीति का बंटाधार किया और उनकी विधायकी खत्म करवा दी, उसे बीजेपी ने रामपुर से उतारा है। अब आजम खान की फिक्र यह है अपनी जगह किसे उतारें ताकि सीट बची रहे। मेरे आंसुओं का बदला लो, जो कुछ हुआ है मेरे साथ तुमने खुली आंखों से देखा है। बदला लो मेरे दर्द का। मेरी मरी हुई माँ, मेरे मरे हुए बाप को गालियां दी है। बदला लो, मेरे आंसुओं का बदला लो। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं। 2019 में मंजिल तक पहुंचने का दम भरने वाले आजम खान 3 साल में ही रुकने को मजबूर हो गए। हम सोल्जर नहीं हैं, हम वॉरियर हैं, हम वॉरियर्स हैं। हम जंग लड़ेंगे, जिंदगी की आखिरी सांस तक जंग लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। अब आजम खान नहीं लड़ पाएंगे। कानून की नाफरमानी उन पर इस कदर भारी पड़ी है कि अपने रामपुर में ही वो रुस्वा हो गई है। 42 साल, 12 चुनाव, 11 बार आजम एंड फैमिली की जीत। लेकिन इस बार कोर्ट के हंटर के चलते ही आजम खान मैदान में नहीं होंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने उनके जले पर नमक छिड़क दिया है। बीजेपी ने आकाश सक्सेना को रामपुर से उम्मीदवार घोषित किया है। रामपुर में बीजेपी की तरफ से किसी ने आजम खान से अगर सीधा मोर्चा लिया है तो वो आकाश सक्सेना ही है। आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए हैं। आजम परिवार पर दर्ज 104 मुकदमों में से 40 सिर्फ आकाश सक्सेना ने ही दर्ज कराए हैं। जिस केस में सजा के चलते आजम की विधायकी गई, उस केस में वादी भी आकाश सक्सेना ही है। वैसे रामपुर में आकाश सक्सेना का परिवार आजम खान के सामने हमेशा चुनौतियां खड़ी करता रहा है। आकाश बीजेपी के पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के बेटे हैं। शिव बहादुर रामपुर के स्वार टांडा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। आकाश पेशे से वकील है। 2022 में वो आजम खान के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार थे। बहुत लंबे समय से आकाश सक्सेना लड़ते चले आ रहे हैं आजम खान से। जब आजम खान सत्ता में थे तब से उन्होंने लड़ाई शुरू की। आजम खान का उत्पीड़न भी सहा। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी कोई भी किसको टिकट दे देगी, कौन सा ऐसा आदमी होगा। ये तो 39% वोट पा चुके हैं, तो एक कंसोलिडेशन तो है ना। अब जब आजम मैदान में नहीं होंगे तो आकाश सक्सेना को उम्मीद है कि इस बार बीजेपी उनके गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगी। ये आजम चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। रामपुर में अब सिर्फ विकास की बात होगी, विकास की बात होगी और सिर्फ विकास की बात होगी। रामपुर में हम एक मिसाल को पैदा करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता के नारे के साथ यहाँ से चुनाव जीतकर देश में एक नई मिसाल पैदा करेंगे। रामपुर में मुस्लिम वोट ही जीत और हार तय करते हैं। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश में है। चंद दिनों पहले हुआ पसमानदा मुस्लिमों का सम्मेलन इसी की एक कड़ी था, जिसमें बीजेपी के दिग्गज शामिल हुए थे। सवाल ये है, क्या आजम के उम्मीदवार न होने से आकाश का चांस बन सकता है? इस बार चूंकि आजम खान नहीं होंगे, उनके घर से कोई होता हुआ दिख नहीं रहा, तो ऐसी सिचुएशन में जो आजम खान को वोट मिलता सिंपैथी का, वो नहीं मिलेगा और वो वोट इस बार निश्चित तौर से लगता है या तो घर बैठ जाएगा या आकाश सक्सेना की ओर डाइवर्ट हो सकता है। भले ही आजम खान चुनावी मैदान में ना हो, लेकिन रामपुर में अपना कब्जा छोड़ने को वो तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार अब तक घोषित नहीं किया है और आजम ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। जल्द ही आजम की राय पर अखिलेश उम्मीदवार का ऐलान कर सकते हैं। रामपुर से संवाददाता उबैदुर रहमान के साथ लखनऊ से संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे
उस सेलिब्रिटी जोड़े की जिसके रिश्ते भारत और पाकिस्तान दोनों से जुड़े हैं। हम बात कर रहे हैं टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर की। शादी के 12 साल के बाद दोनों के बीच तलाक की खबरें सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बीच कुछ शोएब मलिक, माफ कीजिएगा, इस बीच कुछ ऐसा भी हुआ जिससे सवाल उठे कि क्या तलाक की अफवाह पब्लिसिटी स्टंट है। जैसे ही कैलेंडर में तारीख बदली, शोएब मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल से सानिया मिर्जा को जन्मदिन की बधाई दी। शोएब ने ट्वीट में अपनी और सानिया मिर्जा की ग्लैमरस तस्वीर लगाई और सानिया मिर्जा को टैग करते हुए लिखा, आपको जन्मदिन की बधाई सानिया। अगर पाकिस्तान मीडिया में इस सेलिब्रिटी कपल की तलाक की खबरें सुर्खियों में नहीं होती तो ये ट्वीट खास नहीं होता। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की अलैदगी हुई या नहीं, कानूनी पेचीदगियां हल होने के बाद अलैदगी का बाज़ाब्ता ऐलान किए जाने का इम्कान। बेटे अजहान मिर्जा के लिए दोनों को पेरेंट के तौर पर मामला चलाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में खबर सुर्खियों में है कि शोएब और सानिया के बीच तलाक करीब करीब फाइनल है। ऐसे में प्रेम से भरा शोएब का ये ट्वीट देखने के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या तलाक की खबरें अफवाह थी? क्या 12 साल पुरानी शादी टूटने की चर्चा महज पब्लिसिटी स्टंट था? क्या सानिया और शोएब के बीच वो नहीं ये है? पिछले कुछ दिनों में तलाक की सुर्खियों के बीच ये दूसरा मौका है जब सवाल उठे हैं। चंद दिन पहले ही सानिया और शोएब के नए टीवी शो का पोस्टर सामने आया था। ये पोस्टर बता रहा है कि शोएब और सानिया जल्दी ही पाकिस्तान के मीडिया प्लेटफॉर्म उर्दू फ्लिक्स पर एक नया टॉक शो होस्ट करते नजर आएंगे। पहले टॉक शो वाला पोस्टर और अब शोएब का ट्वीट। अब ये सस्पेंस और गहरा गया है। क्या वाकई शोएब सानिया के बीच रिश्ते में तनातनी है या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि शोएब ने सानिया को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। उसी वक्त सानिया दुबई में पार्टी कर रही थी। पार्टी में सानिया की दोस्त फिल्म डायरेक्टर फराह खान और मशहूर सिंगर अनन्या बिरला ने शिरकत की, लेकिन शोएब किसी फोटो में नजर नहीं आए। शोएब पाकिस्तान में थे। तलाक के सवाल पर दोनों तरफ खामोशी है। टॉक शो का पोस्टर सामने है और सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी जा रही है, लेकिन बर्थडे पार्टी में सानिया का अकेले होना फिर सवाल खड़े करता है और पूरी कहानी फिर वहीं आ जाती है कि शोएब और सानिया साथ हैं या अलग हो चुके हैं, या फिर अलगाव का दिखावा महज पब्लिसिटी स्टंट है। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है और अब बात करेंगे उस कत्ल की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड को लेकर हर बीते दिन के साथ सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। जिसने मोहब्बत की उसी के शव के टुकड़े करते वक्त आफताब के हाथ क्यों नहीं कांपे? शव के टुकड़ों के साथ रहते आफताब एक पल के लिए भी विचलित क्यों नहीं हुआ? जवाब जानना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट गौर से देखिए और यकीन मानिए, एक सन की दिमाग की हर फाइल परत दर परत खुलेगी। बारह बाय 10 का एक कमरा, कमरे में फ्रिज और फ्रिज में लाश। कत्ल किया और फिर आरी से काटकर शरीर के 35 टुकड़े किए। यही खिड़की थी जहां से आने वाली गंध कत्ल और कातिल का राज खोल सकती थी। आफताब रोज खिड़की के सामने अगरबत्ती जलाकर रखता था। उसके कमरे से एयर फ्रेशनर के कई खाली पैक मिले। यही सीढ़ियां थी जिनसे रोज आधी रात को उतरकर वो जंगल जाता था। लाश का एक एक टुकड़ा ठिकाने लगा। पुलिस को अब तक 13 हड्डियां बरामद हो चुकी हैं, लेकिन सिर अभी तक नहीं मिला। फिलहाल पुलिस को आज के सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ हड्डियां भी इन जंगलों से बरामद हुई है। आधी रात को जिस्म के टुकड़े करता था। आरी की आवाज दब जाए इसलिए रात के 12 बजे तक पानी की मोटर चलाता था। रात को इनके मोटर ऑन रहते थे, दिन में नहीं ऑन होते थे, रात को ऑन होते थे और रात को कम से कम 12:30-1 बजे के बाद बंद हो जाते थे।
कमरे में रखे फ्रिज में एक जिस्म के टुकड़े इंसाफ मांग रहे थे। उसी कमरे में वो कातिल नए शिकार के साथ इश्क फरमा रहा था। श्रद्धा के मर्डर के चंद रोज बाद आफ्ताब एक डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की को उसने घर बुलाया था। ऐसी दरिंदगी लिखते हुए उंगलियां कांपती, ऐसी हैवानियत जिसे सुनकर जिस्म का रोआ रोआ कांप उठता। ये शख्स इंसान नहीं, इंसान हो ही नहीं सकता। इसका जिस्म, इसका जहन, इसकी रूह, इसकी अक्ल, इसकी करतूत शैतानी है। इसलिए देश की राजधानी में हुई सबसे सनसनीखेज वारदात की हर गुत्थी सुलझानी जरूरी है। कत्ल और कातिल की पूरी कुंडली खंगालेंगे, कातिल की पूरी ब्रेन मैपिंग करेंगे, सवालों के साथ। 18 दिन तक आफ्ताब के दिमाग में चल क्या रहा था? सवाल ये कि जिसे प्यार किया उसके 35 टुकड़े क्यों किए? एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कत्ल से लेकर लाश ठिकाने लगाने का तरीका भी कहां से सीखा? मर्डर के बाद भी सोशल मीडिया पर श्रद्धा को जिंदा कैसे रखा? देश की राजधानी से लेकर देश का हर शख्स इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रहा है। पुलिस जांच कर रही है, पता लगा रही है कैसे कोई शख्स हैवानियत की हद पार कर सकता है। महरौली के उसी घर में चलते हैं जहां देश को सन्न कर देने वाली सनसनीखेज वारदात हुई। मेरे पीछे आपको ये जो घर दिखाई दे रहा है, हरे रंग का पेंट इस पर आपको नजर आएगा। यहीं के फर्स्ट फ्लोर पर श्रद्धा और आफ्ताब रहा करते थे। यहाँ से केवल 500 मीटर दूर वो जंगल भी जानकारी के मुताबिक बताया गया है, जहाँ पर पुलिस को 35 टुकड़ों में कटी हुई जो लाश है श्रद्धा की, उसकी अभी भी तलाश चल रही है, जांच जारी है। दिल्ली के छतरपुर इलाके का ये वही मकान है जहां खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। आफ्ताब और श्रद्धा दोनों का ताल्लुक मुंबई से है। दोनों की मुलाकात और मोहब्बत मुंबई में ही परवान चढ़ी। घर वालों ने एतराज जताया तो दोनों दिल्ली आ गए। श्रद्धा आफ्ताब में अपना मुस्तकबिल तलाश रही थी, लेकिन आफ्ताब के दिमाग में साजिशों का पुलिंदा तैयार हो रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने वारदात से पहले अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर समेत कई क्राइम मूवीज और शोज देखे थे। डेक्स्टर एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा और साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो है। ये सीरीज 2006 से 2013 के बीच ऑन एयर हुई थी। अमेरिकी क्राइम थ्रिलर ड्रामा डेक्स्टर के 8 सीजन है। शो का मुख्य किरदार डेक्स्टर मॉर्गन दिन में पुलिस के लिए फॉरेंसिक टेक्नीशियन के तौर पर काम करता है, जबकि रात को सीरियल किलर के तौर पर उन अपराधियों का मर्डर करता है जिन्होंने बर्बर अपराध किए, लेकिन कानून उन्हें सजा नहीं दे पाया। माना जा रहा है कि इसी शो से आफ्ताब ने कत्ल का तरीका सीखा। आफ्ताब के कमरे में इंटरनेट का राउटर नजर आ रहा है, जिससे साफ है कि कत्ल के कई दिन बाद भी वो इंटरनेट पर एक्टिव था। आसपास देखिए कुछ सजावट की चीजें रखी हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर वाईफाई का जो रूटर है वो नजर आ रहा है, कुछ नैपकिन्स नजर आ रहे हैं, कुछ टेबल नजर आ रही है और वो फ्रिज का स्टैंड आपको दिखाई देगा। यानी कि जो फ्रिज है वो भी यहीं पर मौजूद था, जिसे फिलहाल पुलिस लेकर जा चुकी है। इंटरनेट पर आफ्ताब ने कत्ल के बाद सबूत मिटाने का तरीका ढूंढा। इंटरनेट पर ह्यूमन ऑटोनॉमी, ऑटोप्सी, शरीर को टुकड़ों में काटने के तरीके सीखे। आफ्ताब ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या की। हत्या के बाद आरी से लाश के 35 टुकड़े किए। लाश के टुकड़े रखने के लिए नया फ्रिज खरीदा। बदबू दबाने के लिए अगरबत्ती सुलगाता रहा। आफ्ताब 18 दिन तक रोज रात 2 बजे उठता और पिट्ठू बैग में रखकर शव के टुकड़े जंगल में फेंका था। श्रद्धा का कत्ल 18 दिन पहले हो चुका था, लेकिन दुनिया उसे जिंदा समझती रही। आफ्ताब जंगल में लाश के टुकड़े फेंकता रहा। जमाना मोहब्बत समझता रहा। आफ्ताब रोज उसी कमरे में सोता था जिसमें उसने श्रद्धा का कत्ल करने के बाद उसके टुकड़ों को रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक मर्डर करने के चंद रोज बाद ही उसने डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की से दोस्ती भी कर ली थी। जांच में पता चला कि नई लड़की से भी आफ्ताब उसी कमरे में मिला जहां श्रद्धा का कत्ल किया। साथ ही आपको ये भी बता दे कि उसने उसके आने से पहले, यानी कि एक नई लड़की के आने से पहले, फ्रिज में से लाश के टुकड़े निकालकर कबाड़ में छिपा दिए। कत्ल कैसे करना है, सबूत कैसे मिटाने हैं, लेकिन हत्या के बाद कानून से कैसे बचना है ये नहीं जानता था। इसलिए उसी घर में रहता रहा
जिसमें कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। सवाल ये है, अगर हत्या के बाद आफताब भी फरार हो जाता तो क्या होता? ऐसी हालत में पुलिस को 3 थ्योरियों पर फोकस करना होगा। पहली ये, क्या ऑनर किलिंग में दोनों की हत्या कर दी गई? दूसरी ये, क्या श्रद्धा की हत्या हो चुकी, आफताब फरार है? और तीसरी ये कि क्या आफताब का कत्ल हो चुका है, श्रद्धा फरार है? जाहिर है ऐसे में जांच का दायरा बेहद लंबा होगा। ऐसे मामलों का खुलासा होने में वक्त लग सकता था, लेकिन इंटरनेट पर साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो देखकर आफताब को लगा कि वो बचने का हर रास्ता तलाश लेगा। लेकिन जिस तरह पाप लाखों पर्दों में भी नहीं छिप सकता, वैसी ही कत्ल की सनसनीखेज वारदात का हर पहलू परत दर परत सामने आने लगा। लेकिन सवाल ये है, अगर आफताब की हरकतों को श्रद्धा पहचान जाती तो बच सकती थी। अगस्त से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था, उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। So that is when it became a point of concern for me. जर्मन एजेंसी डाइचे वेली ने साल 2016 में कातिल की साइकोलॉजी पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें यह बताया गया था कि सीरियल किलर और साइको किलर जैसे लोग कई हफ्ते पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं। साइको किलर पूरी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम देते हैं। कई बार इसके लिए वो लंबे समय से प्लानिंग करते हैं। हत्या को कैसे अंजाम दिया जाए, इसके लिए मूवी से लेकर वीडियो गेम तक इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के लोग अक्सर डायरी लिखते हैं, जिससे वारदात की हर बारीकी को समझते हैं। वारदात के इर्द गिर्द एक काल्पनिक कहानी रचते हैं, अच्छी खासी रिसर्च भी करते हैं। ऐसे साइको किलर के दिमाग में हर वक्त साजिश को अंजाम देने की तरकीबें घूमती रहती हैं। इंटरनेट पर सर्फिंग के बहाने आफताब भी लंबे वक्त तक ऐसी ही रिसर्च करता रहा, जिसे शायद श्रद्धा नहीं समझ पाई। जिसे मोहब्बत समझती रही वही कातिल बन गया। आफताब अब सलाखों के पीछे है, जेल में भी पक्की पहरेदारी में है। लेकिन जिस श्रद्धा ने आफताब के साथ उम्र बिताने के ख्वाब देखे थे, उसकी लाश के टुकड़े तलाशने के लिए पुलिस जंगलों की खाक छान तो दरिंदगी की इंतहा। अब वक्त हो गया है देश की राय जानने का। बुलेटिन की शुरुआत में आज हमने आपसे ट्विटर पर सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी की वर्ल्ड लीडर से केमिस्ट्री क्या यूक्रेन जंग का समाधान निकालने में मददगार होगी? हां कहने वाले हैं 63% लोग और नहीं कहने वाले हैं 37% लोग। तो इंडिया चाहता है मैं आज बस इतना ही। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।